फाइन. सो बिलोव्ड फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स, आप सभी जीप साइकेट्रिक क्लिनिक एंड डी एडिक्शन सेंटर में फ्रंट डेस्क टीम में काम कर रहे हो. आप सभी लोग काम मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से 98-99% परफेक्ट कर रहे हो. एक होता है जिसको हम बोलते हैं JD, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन. आप सबका जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आपका यहाँ पे जो भी कर्तव्य है उसमें आपको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी में से आप कितना काम कर रहे हो. जैसे कि आपको बताया गया है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो जब भी फ़ोन कॉल्स यहाँ पे कर रहे हैं तो उस फ़ोन कॉल्स को इमीडिएटली रिसीव करना एज पर अवर फ़ोन एटिकेट्स पॉलिसी. हमारा जो फ़ोन एटिकेट्स, कैसे फ़ोन उठाना है, कैसे बात करनी है, कितने रिंग में उठ जाना चाहिए, तो वो आप उतने अच्छे से कर रहे हो जिसमें मैंने बताया कि 100 में से 99 से ज़्यादा आप अच्छे से कर रहे हो. मतलब मेरे हिसाब से तो ये एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन एरर, गुजरातीમાં એવું કહીએ આપણે કે मनुष्य मात्र भूलने पात्र. तो गलती ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ अगर मैं कंपनी के COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर हूँ, या मैं एक हाउसकीपिंग के लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ. कंपनी का मेरा ये पहले से मानना है कि कंपनी में जेनिटर यानी कि जो सफाई कर्मचारी हैं और कंपनी का CEO है, ये दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है, ये दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों अपना अपना काम ही कर रहे हैं. तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि कंपनी का CEO मतलब एक बहुत बड़ी पोजीशन और वो एक बहुत ही अलग इंटेलिजेंस उनके पास है, वो बहुत ही एक इंटेलिजेंट पर्सन है, या उनमें कुछ ऐसे अलग करने की काबिलियत है, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है. क्योंकि CEO का पद किसी को इसलिए दिया गया है कि देखा गया होगा कि वो जिम्मेदारी उठा पाएगा या उठा पाएगी या नहीं. वो जो भी बंदा उस पद पर बैठा है उसको ये काम दे तो ये करने के लिए वो निपुण है या नहीं, उसके लिए उनको क्या तालीम, क्या ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी वो, और उसके बाद हम उसको कितने लेवल तक का काम दे तब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा. एग्जॉस्ट हो जाना मतलब जैसे हमारी बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती है फ़ोन की. आप सुबह से चला रहे हो फ़ोन को, वीडियोस देख रहे हो, आपका 1.5 GB या 2 GB पर डे आपका पैकेज है और 2 GB डेटा खत्म हो जाता है तो एग्जॉस्ट हो जाता है. जैसे 100% फ़ोन की बैटरी है, शाम को अभी 3%, 2%, 1% वो एग्जॉस्ट हो गई. तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन भी एग्जॉस्ट होता है. जैसे आपकी खुद की सबकी एक क्षमता होती है. तो हम ये ट्रेनिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप गलती कर रहे हो या आप बराबर काम नहीं कर रहे हो. हम ये ट्रेनिंग यानी कि तालीम इसलिए कर रहे हैं कि हम सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो. हम सबका कैपेसिटी है कि हम रोज के 100 कॉल उठा सकते हैं अच्छे से. उठाने को तो 500 भी उठा लेते हैं, पर अच्छे से उठा पाओगे इसका मतलब कि आप जो पहला कॉल जिस एनर्जी के साथ उठाते हो, जैसे आपने बताया हेलो गुड मॉर्निंग प्रेक्षा फ्रॉम जिप्स, तो एक ये हुआ, और सामने आपको फ़ोन उठाया हेलो कोनु काम छे. तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि सुबह आपकी एनर्जी थी, जो ट्रेनिंग दिया गया था आपने अच्छे से बताया, आपने फ़ोन उठाया, नमस्ते जिप्स, मैं जिप्स साइकेट्रिक क्लिनिक एंड डी एडिक्शन सेंटर से प्रेक्षा आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ. तो ये बोलने का एनर्जी उन्हीं लोगों में आता है जिनको इनका इम्पोर्टेंस पता है. कभी कभी क्या लगता है कि 1 मिनट में तो पेशेंट फ़ोन रख देता है, उसमें 10 सेकंड का हम हमारा कैसेट क्यों बजाए. पर समझ लो कभी पेशेंट गुस्से में आपको कॉल कर रहा है, कुछ उसको बोलना भी है. आप ये देखना, ये मेरा तो निजी अनुभव है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम अच्छे से बात करते हैं, हमारा इंटोनेशन अच्छा है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. सामने वाले का जो बिहेवियर है वो आपके कम्युनिकेशन से बहुत प्रभावित हो सकता है. हमें उनको प्रभावित करके उनसे 500 की जगह 1000 रुपये नहीं ले लेना है. तो प्रभावित क्यों करना है, ताकि वो एक तो कॉल क्यों कर रहा है, या तो उनके फैमिली में कोई पेशेंट्स हैं, या उनके बहुत ही नियर डियर फ्रेंड्स सर्कल में कोई पेशेंट है जो उनको, एक तो वो दर्द है कि उनको समस्याएं हैं, दूसरा फाइनेंशियल बर्डन है क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना है, उनको क्लिनिक जाना है, जहाँ पर भी जाना है वहाँ जाके उनको
पैसे खर्च करना है, उनको वहाँ पे जो भी क्लाइंट्स है उनको सेटल करना है। और खास करके अभी हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, जिप्स। और जिप साइकेट्रिक क्लिनिक एंड डी एडिक्शन सेंटर वैसे ही गुजरात का नंबर फर्स्ट और नंबर 1 क्लिनिक नहीं है, ये नंबर 1 मेंटल हेल्थ क्लिनिक या मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल उनका हेल्दी माइंड हॉस्पिटल ऐसे ही नहीं है। ये इसलिए है कि ये एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें 14 साइकियाट्रिस्ट 14 क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट्स फुल टाइम काम करते हैं। फुल टाइम मतलब आप देखो, आप हमारे सारे 14 साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका स्केड्यूल देखो, कोई भी रोज के 8 घंटे से कम काम नहीं कर रहा है। उसमें उनका इंडोर हमारी जो हेल्दी माइंड हॉस्पिटल है वहाँ का पेशेंट्स राउंड 1-to-1 राउंड लेना। हमारे कोई सीनियर साइकियाट्रिस्ट का आप एग्जाम्पल लो, हमारे कोई सीनियर साइकियाट्रिस्ट ऐसे नहीं है कि उनके जूनियर्स राउंड ले रहे, वो वीक में 1 बार जाके 2 बार जाके पेशेंट्स को देखते हैं। आप देखोगे कि वो हर रोज डेली सुबह 9 बजे 9:30 बजे से पहले उनका राउंड ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ जूनियर के साथ मीटिंग, उनको पूरा डिटेल में समझाना कि क्या भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, उनको ये अलाउ करना कि कभी भी फील फ्री टू कांटेक्ट मी, आप मुझे कभी भी पेशेंट्स का जो बताया उससे थोड़ा भी अगर अलग रह रहा है सिचुएशन तो मुझे कॉल करो। तो ये लोग इतना सिंसियरली काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हमारे 14 साइकियाट्रिस्ट में से एक भी नहीं है कि जिनकी फाइनेंशियल नीड ऐसी है कि उसकी वजह से उनको साइकियाट्री में जो अभी सेवाएं दे रहे हैं वो 8 घंटे देनी पड़े। बट दे ऑल आर पैशनेट, मतलब काम करने के लिए उनको पता है कम्युनिटी में जिस हिसाब से समस्याएं बढ़ रही है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, तो उसको पहुंचने के लिए दिन पर दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे कि हमारे सीनियर साइकियाट्रिस्ट भी कंटिन्यूअसली कैसे पेशेंट्स के वेलबींग के लिए काम करें। और हम सब लोगों ने ये देखा है कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमने देखा है कि कितने सारे पेशेंट्स यहाँ पहले आते थे जो सीवियर सिचुएशंस में आए थे, जब वो आए तब कितनी बिगड़ी हुई स्थिति थी, और धीरे धीरे आपने देखा कितने सारे फैमिलीज हमें फीडबैक देते हैं। हमारे नंबर 1 वर्ल्ड में गूगल रिव्यू में 6000 रिव्यूज हैं, वो तो सिर्फ 5% है। हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उसमें से सिर्फ 5% लोगों ने हमें रिव्यूज दिए, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उनको सर्विस देते हैं और बताते हैं कि ये गूगल रिव्यू का कोड है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। हम इससे ज़्यादा किसी को नहीं बोलते हैं। फिर भी आप देखो 6000 गूगल रिव्यूज़ जो वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ सेटअप में किसी के भी नहीं है, तो दैट इज़ अ गुड साइन जिसमें हमारे 4.9 रिव्यूज़ हैं। और जो भी लोग अगर उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, उनका जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से नहीं रहता है, तो वो भी हमारे रिव्यूज़ देते हैं। और हम इमीडिएटली क्या करते हैं, किसी का भी नेगेटिव रिव्यूज़ आता है तो उसके लिए हमें ग्रजेस नहीं है कि भाई मिस और मिस्टर सो एंड सो दिस फैमिली ने हमें नेगेटिव दिया, क्योंकि जब कोई नेगेटिव रिव्यूज़ देगा, जो मैं आपको बार बार हमेशा बताता हूँ कि हमें जितने लोग नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे दैट इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे हमें जगह मिलती है कि हम इम्प्रूव हो। यानी कि वो नेगेटिव दिया, जैसे किसी ने बताया कि पार्किंग इतना अच्छा नहीं है या इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमें पता चलेगा कि हम पार्किंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं। क्योंकि हम ऐसे परिमल क्रॉस रोड जो हार्ट ऑफ द सिटी का एक हार्ट कहा जाए ऐसी जगह पे है, हम कोई रिंग रोड पे एक ऐसे कोने पे नहीं है कि वहाँ पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो हमारे पास जितना भी मैनेज हो सकता है उस हिसाब से हम इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। हमने वेले पार्किंग का सर्विस दिया हुआ है। उसके अलावा हम कंटिन्यूसली देखते हैं, जैसे किसी ने बताया कि वेटिंग एरिया में ज़्यादा स्पेस कैसे होगा, तो आपने देखा कि हमने इंटरनल थोड़े बहुत चेंजेस किए जिससे 1 2 3 4 बैचेस ज़्यादा है। डॉक्टर्स भी कंटिन्यूसली, अभी रिसेंटली हमारे डॉक्टर एक डायरेक्टर से बात कर रहे थे कि हम वेटिंग टाइम को कैसे कम करें, तो हम कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि उनका वेटिंग टाइम कैसे कम हो, तो उनका आने से लेके जाने तक एक्सपीरियंस कैसे अच्छा रहे। तो बेसिकली हम सब लोग क्या हैं, पेशेंट्स केयर कोऑर्डिनेटर्स। पेशेंट्स की कैसे केयर की जाए, अभी क्लिनिकली केयर तो कौन कर रहा है, हमारे साइकियाट्रिस्ट, हमारे साइकोलॉजिस्ट। आज देखो गुजरात में कौन सा ऐसा सेटअप है जिनके पास 11 फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट, और ये ईयर 2025 खत्म होने से पहले हमारे पास 20 से ज़्यादा फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट हो गए। हम सिमिलरली साइकियाट्रिस्ट भी बढ़ते जाएंगे। 2025 ये साल खत्म हो गया, उससे पहले हमारे पास 16 से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट हो गए। तो हम सबके लिए सबसे गर्वान्वित होने वाली बात क्या है जिसमें हमको प्राउड मिलेगा। एक, हम ऐसे सेटअप में हैं जिसमें 14 से ज़्यादा फुल टाइम साइकियाट्रिस्ट, 11 से ज़्यादा फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट, 6000 से ज़्यादा गूगल रिव्यूज़,
50 बेडेड इंडोर साइकियाट्रिक प्राइवेट सेटअप, जो वेस्टर्न इंडिया में ये हेल्दी माइंड जैसा एक ही है, जहाँ की एवरेज ऑक्यूपेंसी 25 to 28 है विथ एथिकल प्रैक्टिस। आपको क्या सबको पता है कि कितने सारे पेशेंट्स हैं? जैसे राहुल जी हमारा मार्केटिंग देख रहे हैं, उनको पता है कितने सारे पेशेंट्स हमारे डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे कि वो उनके जो किड्स हैं, बच्चे हैं, वो बाहर हैं, कहीं यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, कनाडा, उनके पेरेंट्स अकेले हैं, तो बोलते हैं कि आप हमेशा उनको वहाँ केयर में रखो क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो हम ऐसे पेशेंट्स को नहीं रख रहे हैं। हम बहुत सारे होते हैं कि ये घर पे बहुत वायलेंट हो जाता है उनका जो भी पेशेंट है वो, तो अगर हमारे डॉक्टर्स को लगता है कि उनको 6 दिन 7 दिन 8 दिन की ही ज़रूरत है इंडोर सर्विस की और इंडोर एडमिशन की, तो उनको 7-8 दिन के बाद डिस्चार्ज दे ही दिया जाता है। वो कहते हैं कि नहीं 10-15 दिन रखो, क्योंकि तो हम ऐसे नहीं रखते। फिर भी सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी किसकी है? हेल्दी माइंड हॉस्पिटल, जो हमारी इंडोर हॉस्पिटल है। हमारे बाकी की ब्रांचेस, क्योंकि अहमदाबाद में से सब लोग यहाँ सिटी के हार्ट में बीच में नहीं आ पाएंगे, हम शहर के मध्य में हैं जहाँ पे, तो हमने ये सोचा कि ईस्ट में लोग कैसे पहुँच पाए, तो हमारी एक बापू नगर में ब्रांच है जहाँ पे इजीली लोग आ पाए। डॉक्टर प्रदीप वगासिया वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ सर्व करते हैं। वासना एरिया में डॉक्टर हिमांशु देसाई बैठते हैं, तो वहाँ पे भी लोग इजीली जिप्स की सर्विसेज का बेनिफिट्स ले सकते हैं। जहाँ भी उनको कंसल्टेशन या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है तो वहाँ जा सकते हैं। एक भुयन देव 16 रोड पर देखो तो वहाँ डॉक्टर धर्मेश पटेल बैठते हैं, वहाँ पर भी लोग उनका अगर कंसल्टेशन की जरूरत हो तो बिना सिटी में आए वहाँ अपने एरिया में ले सकते हैं। उसके अलावा किसी को होता है कि मुझे मेंटल हेल्थ के इश्यूज तो हैं, या किसी ने सजेस्ट किया है बट मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास तो नहीं जाना है, तो इसके लिए हमने अभी जस्ट रिसेंटली जनवरी 12 2025 को डोर्स ओपन किए एक्सक्लूसिव काउंसलिंग सेंटर, जिसका हमने नाम रखा है आयास काउंसलिंग सेंटर। तो वहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, तो लोग वहाँ पर जाके भरी अपना जो भी काउंसलिंग करवाना है या उनको व्यूज लेना है वो ले सकते हैं। क्लियर? अभी हमारा मेन रोल क्या है? हम जब यहाँ पे रोज पेशेंट्स देखते हैं, आप सबको पता है कि 220 to 240 हमारे एवरेज ओपीडी पेशेंट्स यहाँ पे कितने हैं? 220 to 240, राइट? अगर 230 पेशेंट्स हम गिन के चले तो रोज के 460, क्योंकि हमारा कोई भी पेशेंट्स अकेला नहीं आता है, उनके साथ रिलेटिव, केयरटेकर, फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो रोज के 460, एवरेज 450 भी पकड़ो आप, तो रोज के एवरेज 450 फुटफॉल्स हैं। तो हम समझ सकते हैं कि फ्रंट डेस्क स्टाफ के लिए इतना इजी नहीं है जितना यहाँ ट्रेनिंग में बोलना इजी है। रोज के 450 लोगों को सिंपल आई कॉन्टेक्ट करना या हाई हेलो करना, दैट इज ऑल्सो चैलेंजिंग टास्क। तो ऐसे केसेस में आप सब लोग सबको स्माइल से वेलकम करते हो। आप उनको जो भी कोऑर्डिनेट करना है, जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशंस करना, हमारे वाइटल डेस्क में जो सिस्टर बैठते हैं, नर्सिंग, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेल्थ केयर में एक फ्रंट डेस्क टीम, मतलब ऑपरेशंस टीम और नर्सिस, ये डॉक्टर के बाद इमीडिएटली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, क्योंकि क्लिनिकल साइड डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स पेशेंट के साथ, उसके बाद 24/7 नर्सिस रहते हैं। तो एक तो ग्रेट ऑनर होना चाहिए हमारे नर्सिंग सिस्टर्स ब्रदर्स के लिए, जो कंटिन्यूअसली उनकी देखभाल करते हैं। उनके लाइफ में खुद के अप्स डाउन तो रहते ही हैं, फिर भी वो सब मैनेज करते हुए वो करते हैं। और ऑपरेशंस टीम, यानी कि फ्रंट डेस्क टीम या रिसेप्शनिस्ट बोलो या ऑपरेशंस टीम में पीआरओ बोलो, आप ऑपरेशंस मैनेजर। हेल्थ केयर ऑपरेशंस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हॉस्पिटल ऑपरेशंस जो है वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस के बाद सेकंड नंबर का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी भेजा बच्ची है, वो किसमें है? सबसे पहले एयरपोर्ट ऑपरेशंस। एयरपोर्ट ऑपरेशंस के बारे में आपको पता होगा, कितने फ्लाइट्स आ रहे हैं, इतने, तो उनका जो भी ट्रैफिक मैनेज करते हैं वो इतना टफ होता है, क्योंकि उसके बाद प्राइवेट जेट्स आते हैं, कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनकी, उनके कार्गो है जिसमें सब मटेरियल्स जाता है, इतनी चेकिंग करनी पड़ती है। और एयरपोर्ट पर आने वाले ज़्यादातर लोग वीआईपी होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कि राहदरी सीधा आ गया, तो सबको टाइम की पड़ी है, सबको वेटिंग टाइम कम से कम हो, फ्लाइट डिले हुई, अभी उनको तो क्या एनवायरनमेंट के साथ काम करना है, अभी कुछ भी माहौल बराबर नहीं है, जैसे क्लाउड्स हैं या कुछ भी उनको लग रहा है कि ऊपर से उनको नहीं सिग्नल मिल रहा है, तो फ्लाइट्स डिले होगी। अभी डिले होगी, उनको इमीडिएटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बट अगर बैक टू बैक फ्लाइट्स तो हैं ही, तो वेटिंग एरिया कम पड़ जाएगा ना। जैसे एक फ्लाइट डिले हो गई, 2 फ्लाइट डिले हो गई,
तो ये केसेस में क्या होता है उनका जो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है एटीसी, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन पे जो फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं उन दोनों को देखना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा तो ऐसा किसी को बोल नहीं सकते, और कब ठीक होगा कब उनको मैसेज मिलेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखो उनके रेस्ट रूम सिंपली कि वो कितने अच्छे रखने होंगे, जितने भी फूड स्टॉल्स वाले जितने भी वेंडर्स टेंडर से वहाँ सेट हुए उनको मैनेज करना, टाइमली कलेक्ट करना, टाइमली फ्लाइट को उठाना, उसमें भी उनके जितने भी चेकअप्स हैं तो वो सारे होना चाहिए। उनके एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं तो प्री इंस्पेक्शन होता है, फिर उनका मेंटेनेंस का चेकलिस्ट होता है, उनका हाउसकीपिंग का चेकलिस्ट होता है, अगर जो भी फूड सर्व किया जाता है उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस। वर्ल्ड का नंबर 1 वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस। सेकंड नंबर का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजिंग ऑपरेशंस हॉस्पिटल ऑपरेशंस। तो हम सब लोग हॉस्पिटल ऑपरेशंस में क्या होगा कि जब भी आप इन्वॉल्व हैं उस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंजेस ये है कि पेशेंट्स आते हैं, चलो एयरपोर्ट में तो फिर भी कुछ लोग बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो जब भी इरिटेट हो जाते हैं कि कोई टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, बाकी घूमने जो लोग जा रहे हैं वो हो सकता है थोड़े अच्छे मूड में। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो ऑलरेडी पीड़ा में हैं, क्योंकि उनका कोई जो रिलेटिव है नोन है उसको प्रॉब्लम हुई है, उसमें वो आके आप पे चिल्लाता है। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड हॉस्पिटल ऑपरेशंस कर रहे हो और आप पे चिल्लाता है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी कभी डॉक्टर आप पे चिल्ला दिए, क्योंकि उनके पास उतना उस वक्त समय नहीं है कि वो आपको सुने समझे समस्या क्या है, तो क्विकली आपको वो एक रिस्पॉन्ड कर देंगे, रिएक्ट करेंगे, जिसमें आपको कभी लगेगा, जैसे बहुत बार आप देखो पीआरओस या रिसेप्शनिस्ट जॉब छोड़ देते हैं हॉस्पिटल में कि डॉक्टर ने एकदम से कुछ डांट दिया बोल दिया, रोने लगते हैं। वो कोई भी सर्जन का या फिजिशियन का ऐसा उनका खुद ऐसा अंदर से इंटेंशन थोड़ा होता है कि आज मैं इसको डांटूं रुलाऊं जॉब से चली जाए, पर ज़्यादातर काबिल तारीफ चीज़ क्या है, आप देखोगे हॉस्पिटल ऑपरेशंस, तो इसमें मैंने जैसे बताया ऑपरेशंस यानी पीआरओ रिसेप्शनिस्ट और दूसरी साइड नर्सिंग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ये दोनों में नर्सिंग फील्ड में और ऑपरेशंस में 80% से ज़्यादा 80% से ज़्यादा फीमेल स्टाफ होता है। आप नर्सिंग में देखोगे और बाकी के भी, जैसे आप पैरामेडिकल स्टाफ देखोगे, न्यूट्रिशनिस्ट यानी कि डाइटिशियन आपको 80% फीमेल मिलेगी, फिजियोथेरापिस्ट आपको 80% फीमेल मिलेगी, डेंटिस्ट आपको 80% फीमेल मिलेगी। बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं कि जिसमें आपको 80% से ज़्यादा फीमेल मिलेगी। तो फीमेल के लिए मोस्ट चैलेंजिंग ये हो जाता है कि एक उनके घर का और दूसरा उनके काम का वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि दोनों जगहों पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। जैसे घर पे फीमेल से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि घर पे जो भी होम चोर्स जिसे बोलते हैं घर के काम, उसमें वो हाथ बटाए, उसको जिम्मेदारी से करे, घर में सबका ख्याल रखे, चाहे वो मैरिड है या अनमेरिड है। अनमेरिड है तो अपना करियर, अपनी पढ़ाई, साथ में मम्मी को या एल्डर सिस्टर को कैसे वो हेल्प करे, या घर में भाभी है तो कंपैरिजन हुई कि भाई ये तो जॉब पे चली गई आई बस चलता है, होता है ऐसा। तो क्या होता है फीमेल के लिए मोस्ट चैलेंजिंग, जो बॉयज होते हैं उसमें तो थोड़ा एक ये अच्छा है कि वो अच्छे से अपना प्रोफेशन में करियर में ध्यान दे देते। घर पे तो अगेन अगर लड़का है ग्रोइंग तो घर पे जाए तो मम्मी ने खाना तैयार रखा है, बेटा थक गया होगा खा ले, अगर मैरिड है तो वाइफ ने ऑलमोस्ट ऊपर से कुछ ना कुछ सेवा की होगी। तो ज़्यादातर फीमेल के लिए मोस्ट चैलेंजिंग हो जाता है, उसके साथ साथ खुद का उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ, क्योंकि इसमें भी अप्स डाउन कंपेयर टू मेल एनाटॉमी फीमेल में ज़्यादा रहे, वो कॉमन है। फिर भी ये दोनों मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड काम अच्छे से ये लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका खुद का विल पावर और आप खुद किस गोल से काम कर रहे हो। जिस वक्त आपने ये सोच लिया कि आज किसी ने मुझे जोर से बोला या मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, इसकी वजह से मेरा मोरल डाउन हुआ, तो लंबे वक्त तक आप सक्सेसफुली काम नहीं कर पाओ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपको जो मैनेज कर रहा है यानी कि आपका इमीडिएट सुपरवाइजर, आपका बॉस, वो जरूरी नहीं है कि इतना डीपली इन्वॉल्व हो ये समझने में। ये सब समझना, ये सब सिर्फ बातें करना, ये सब में बहुत अंतर है। क्योंकि जब भी आपकी शिकायत हुई कि पेशेंट्स ने बता दिया कि पीआरओ ने हमें अच्छे से आंसर नहीं दिया,
अभी हर बार ये एनालिसिस तक पहुंचना कि पेशेंट के रिलेटिव्स ने जो कंप्लेन की वो सही थी या नहीं थी, ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर समझ लो कि 50 की ऑक्यूपेंसी है, 50 पेशेंट्स हैं तो 50 रिलेटिव्स हैं। 50 रिलेटिव्स में से किसी ने बताया कि कल रात में जो नाइट शिफ्ट में पीआरओ थे उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में अच्छे से जवाब नहीं दिया। मैंने जब रात को उनको पूछा कि क्या हल्दी वाला दूध मिलेगा, तो उन्होंने बता दिया जो दूध है ये है, आपको ये पीना पड़ेगा। अभी जब उन्होंने बताया तब उनकी क्या सिचुएशन थी, जैसे कि वो एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, दूसरे पेशेंट्स को संभाल रहे थे, डॉक्टर के साथ कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और उन्होंने जब ऐसा बताया तो ऐसा सही में बताया था या कभी रिलेटिव क्या होता है कि इसको सबक सिखाने के लिए थोड़ा एलिवेट करके बोलता है, थोड़ा ऐड करके बोलता है। हम जैसे गुजराती हम नॉर्मल बोलते हैं मिर्च मसाला ऐड करके, तो बोला होगा कि नहीं आपको यही लेना होगा, और वो बोलेगा उन्होंने बोला चाहिए तो यही है वरना घर से मंगवा लो, ये हॉस्पिटल है कोई होटल नहीं है। ऐसा शायद ना भी बोला हो, पर हर जगह पे हम ऑडियो विजुअल कैमरा नहीं लगा सकते। तो उस केस में कभी कभी पहले तो अगर मैं एज ए सीईओ और कोई भी मैनेजर है तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए रिलेटिव्स की, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि उनको ये बोल सकते हैं कि सर आप अगर ऐसा हुआ है हमारे कोई भी स्टाफ से तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा नहीं होगा, ये हम पूरा ध्यान रखेंगे। सर आपको रोज रात को हल्दी वाला दूध चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप मुझे अंदाजित समय बताइए। अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से हम हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने अगर बताया है, डाइटिशियन ने, उस हिसाब से हम दे सकते हैं तो हम बिल्कुल देंगे। पर अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी में सिर्फ मिल्क है और न्यूट्रिशनिस्ट बताती है कि हम उनको दे सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे कंफर्म करना है क्या हमको ये दे सकते हैं। अगर हम बात ओपीडी की करते हैं, जैसे किसी ने बताया कि मैं किसी के रेफरेंस से आया हूँ, डॉक्टर साहब का फ्रेंड हूँ, मुझे अंदर इमीडिएटली भेज दो, तो सही में देखा जाए तो वो बात सही नहीं है, क्योंकि दूसरे पेशेंट्स ऑलरेडी वेटिंग में हैं, उनका वेटिंग के हिसाब से उनका नंबर आने वाला है। तो इस केस में हम क्या कर पाएंगे, तो इस केस में हम सबसे पहले डॉक्टर से बात करेंगे। हम डॉक्टर से बात करके ये पूछेंगे उनको कि सर या मैम ये कुछ कोई रेफरेंस से आया है और आपको मिलना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसका आइडियल आपको कौन रिप्लाई कर पाएंगे, वो डॉक्टर। अभी अगर उन्होंने हाँ बोल दिया और गए तो सबसे आपके लिए हेडेक क्या हो जाएगा, बाकी के रिलेटिव्स और पेशेंट्स आपके पास आ जाएंगे। भाई हम तो 2 बजे के बैठे हैं, 2:20 हो गई, आपने बताया था 20 मिनट के बाद आपका टर्न आएगा और दूसरा कैसे चला रहा है। अभी आप तो ऐसा बता नहीं सकते हो डॉक्टर को। अगर समझ लो उनका कोई मिलने आया तो आप बोल सकते हो कि वो केस डिस्कशन के लिए आए हैं तो सर 5 मिनट लगेगा, और आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर बाकी के पेशेंट्स हैं वो वेटिंग में है। कभी क्या होता है कि हम अपने आप हमारा दिमाग चला लेते हैं, कभी कभी वो ज़्यादा हो जाता है कि आप बैठो बीच में कोई आता है तो हमें तो लेना पड़ता है, तो सामने वाला इंसान भी अपनी वैल्यू में तो वो हीरो ही है, वो वीवीवीआईपी ही है। आप दूसरे वीवीआईपी को एंट्री देकर उसको नहीं देते हो तो वो गलत है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड संभालना पड़ेगा। तो ये सब संभालने में ज़्यादातर अगर किसी का योगदान है तो हमारी हॉस्पिटल ऑपरेशंस टीम का है। आप लोग बहुत उसमें मेहनत करते हो, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब उस वक्त कैसे अपना इंटेलिजेंस दिखाया जाए आप वो यूज़ करते हो। और कभी कभी आपके साथ ये भी होता है कि ये यूज़ करने के बाद भी डांट पड़ती है कि आपको किसने बोला था ऐसा करने के लिए, तो इससे गुस्सा आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम से करना ही नहीं। आइडियली ऐसा नहीं करना है। आइडियली हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें लगातार इंप्रूवमेंट देगी। जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे अगर घर से निकलते हैं तो सबका, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ऑपरेशन स्टाफ है, सबका बेसिक एम है पैसा कमाना। तो उसको हम क्या बताते हैं इंग्लिश में, अर्निंग। और बाकी जो हम कंटिन्यूस कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग और अर्निंग ये दोनों स्पेलिंग में क्या फ़र्क है, अर्निंग के आगे सिर्फ एल लग जाता है तो वो हो जाता है लर्निंग। इसलिए अगर हम लगातार सीखते रहेंगे, हम कंटिन्यूसली इफ वी विल फोकस ऑन लर्निंग, सो अर्निंग इज बाई प्रोडक्ट। मतलब अगर मेरा सैलरी महीने का 15,000 है तो मेरा रोज का 500 हुआ, तो मैं 500 तो रोज ऑटोमेटिकली, आज का दिन है 22 फरवरी, आज मैंने पूरे दिन जॉब कर ली तो मेरे 500 तो हो गए। महीने के एंड में 500 तो आने हैं आज के, कल आ गया, ऐसे 30 दिन आ गया, 26 दिन आ गया, 4 वीक ऑफ छोड़ के जो पेड है,
तो मेरा 15,000 सैलरी आ रहा है। 500 की जगह मैं एक्स्ट्रा 10 रुपया ले गया, तो दैट इज नॉट फेयर, वो सही बात नहीं है। बट लर्निंग में ऐसी किसी की भी लिमिट नहीं है। आज आप रोज 400 से ज्यादा पेशेंट्स और रिलेटिव्स को मिलते हो, बात करते हो, उसमें से कितनी सारी ऐसी पर्सनालिटीज होगी जिनमें से बहुत कुछ सीखने का होगा। आज हमारे 110 स्टाफ है, 110 स्टाफ में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 110 सब लोग इंटेलिजेंट के हिसाब से रोज अच्छा ही काम कर रहे होंगे, हो सकता है कि उसमें से 40 रोज गलतियां कर रहे हैं, तो उस 40 समझ लो रोज 3 गलतियां कर रहे हैं, तो रोज 120 गलतियों आपको मिलेगी जिनसे आप सीख सकते हो। जैसे कि आपने एक बार कुछ गलती कर दी, पेमेंट आपने लिया केस में और गलती से आपने उसमें कर दिया यूपीआई। अगर आपने यूपीआई सिलेक्ट कर दिया तो आपको शाम को केस वाला मिला नहीं। अगर आप वेट करोगे कि मेरे से ऐसी गलती होगी, उस वक्त मैं इससे सीखूंगी, तो समझो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी सारी गलतियां इकट्ठी होगी। बट समझ लो आज किसी एक से हुआ, आप सबने समझा कि अच्छा ऐसे जल्दी में इससे हुआ, इसलिए डिफरेंस आया। इस पे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या? एक दूसरे के साथ बात करके एक दूसरे के जो आइडियाज हैं, उनके पास जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, या क्या हम मिलके कर सकते हैं, जिसको सिंपल बोलेंगे विचार विमर्श, तो हम कितने रोज इंप्रूव हो सकते हैं। सोचो, जिसका लर्निंग इंप्रूव हो गया। मैं इसमें हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ जो आप सब लोगों को भी शायद मैंने दिया होगा, कि 2 कोकोनट वाटर बेचने वाले लोग खड़े हैं कहीं चौराहे पे। वो दोनों कोकोनट लेके हैं, दोनों कोकोनट का वाटर जिनको पीना है उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। एक कोकोनट की कीमत 40 रुपया है, उनको 40 रुपये में मिलता है, वो 50 रुपये में बेचते हैं, तो एक में उनका प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज। दोनों शाम को 100 कोकोनट बेच देते हैं, नारियल। प्रॉब्लम ये हो रही है कि 100 बेच रहे हैं, 10 रुपया मिल रहा है, मतलब 1000 रुपया रोज के दोनों कमा रहे हैं, महीने के 30,000 अगर 300 दिन काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा है, वो रोज क्या करता है, कोई आके बोलता है मीठा पानी चाहिए, मीठा पानी वाला देना भैया, तो वो उसको बोलता है कि भाई સર એક યુનિવર્સિટીમાંથી કોલ છે, એમને ડોક્ટર્સને ઇન્ટરવ્યુ માટે કંઈક વાત કરવી છે, તો તમારો નંબર આપી દઉં। मेरे को 20 मिनट પછી कॉल करो, कॉल बैक करो। तो क्या होता है कि वो बोलता है कि भैया ये पेड़ पे जो नेचुरली उगते हैं वो नारियल हैं, इसके अंदर हम घुस के टेस्ट नहीं कर सकते, लेना है तो लो, ये है। और दूसरा जो भैया है वो चेक करता है उस पर और उनको बोलता है कि ये हो सकता है कि मीठा हो, मैंने ट्राई किया है, आपको 2-3 बार चेक किया, और देता है। फिर जो पीते हैं पानी, फिर उनको पूछता है कि मीठा है, उन्होंने बोला हाँ है, किसी ने बोला नहीं है, तो फिर वो याद करता है कि इसको जब मैंने ऐसे टेस्ट किया, चेक किया, तो इसमें कैसी आवाज़ आएगी। तो ऐसे कर करके वो क्या कर रहा है, अगर वो रोज ऐसे टेस्ट करेगा कि कैसी आवाज़ आएगी, मीठा होगा कि नहीं, चलो मैंने चेक किया, मैंने पिया, मैंने चेक किया, मैंने पिया, तो उसको 40 रुपये का एक नारियल मिल रहा है जहाँ से बोल आ रहा है। वो रोज के 10 चेक करेगा तो 400 रुपये का तो नुकसान हो गया, 400 का था वो खुद पी गया। तो वो क्या है, खुद पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, तो उसने क्या किया, क्लाइंट को बोला भैया देखो, या मैडम या दीदी देखो, हो सकता है कि ये मीठा हो, मैंने चेक किया है, फिर भी अगर शायद ना निकले तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। तो दोनों जो 100 बेच रहे थे, तो वो भैया जो बोल रहे थे कि पीना है तो पियो, यही है, उसके धीरे धीरे 100 वाली बिक्री धीरे धीरे करके कम हो गई और 50 पे आ गई। वो रोज के 500 ही मिल रहा था, और ये भाई की 100 से 200 पहुंच गई, तो उनको रोज के 2000 मिलने लगे। जिसको रोज के 500 मिले वो महीने 30,000 की जगह 15,000 कमाने लगा, और जिस भैया को 500 से 1000 से 2000 पहुंच गए, वो महीने के 60,000 कमाने लगा। 60,000 तो ठीक है, उसका भी ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि वो जो बोलता है मीठा है वो मीठा ही है। तो उसको कहाँ से ऑफर आया, जहाँ ये कोकोनट ट्रेडिंग होता था पूरे गुजरात का, वहाँ बुलाया गया कि भाई हम क्या करते हैं कि जिन लोगों पे, जहाँ जैसे कुछ सिटी में 100 रुपये के भी नारियल मिलते हैं, कुछ सिटी में 70 का मिलता है, तो आपको क्या करना है, हमें एक एक को चेक करके बताना है कि ये नारियल कैसा है। तो उसको क्या करना पड़ रहा था, रोज के 100 नारियल लाना था, एक नारियल 40 रुपये का था, मतलब उसको 40,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, और फिर वो उसको बेचता था।
अभी उसको ऐसा मिला कि नारियल को आपको टेस्ट करना है, आपने बताया मीठा है तो हम इस साइड रखेंगे, आपने बताया नॉर्मल है तो इस साइड रखेंगे, आपने बोला मलाई वाला है तो हम इस साइड रखेंगे, और इसको आपको पर कोकोनट 5 रुपीज मिलेगा एक्सपर्टीज। तो आप समझ सकते हो कि लर्निंग का कितना लिमिट है। लर्निंग के अगर आप सीखते रहे तो हो सकता है, जैसे मैंने अपना खुद का एग्जांपल कितनी बार बताया, 2011 में इन ईयर 2011 मैंने मेरी पहली जॉब स्टार्ट की। मेरा सैलरी था 5000 रुपीज पर मंथ, 5000 रुपया एक महीने का मेरा सैलरी था। उस वक्त मैं बोटाल यहाँ से करीबन 180 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ट्रेन में आता था। मेरी जॉब कहाँ थी? अहमदाबाद में चांगोदर एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया, अहमदाबाद सरखेत, सरखेत से सनाथल, सनाथल से आगे ताजपुर पाटिया। वहाँ मैं इथोस HVAC सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी में जॉब करता था। वहाँ से मेरे घर जाने और आने का रास्ता 4.5 घंटे का। मेरी जॉब का टाइम था सुबह 9 से 5, 9 to 5। अगर एक दिन मेरा ट्रेन मिस हो गया तो उसके 5000 डिवाइड बाय आप 30 करो तो उस हिसाब से मेरा सैलरी कट जाएगा। मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी भी एक भी दिन ट्रेन मिस किया है। सुबह ट्रेन कितने बजे वहाँ से निकलती थी मेरे घर से? 4:55 को मॉर्निंग 4:55, 5 बजे में 5 मिनट कम। अगर ऑफिस में कभी कभी हम लेट हो सकते हैं, अगर समझ लो कि कोई भी बंदा तो क्या होगा इस केस में? आपको ये समझना है कि मैं 4:55 को वहां से निकलूं टिफिन लंच बॉक्स लेके, तो मतलब मेरे घर पे उस वक्त तो शादी भी नहीं हुई थी, तो उस वक्त मम्मी दीदी 3:30 को उठ के टिफिन बनाते थे। उस वक्त मैं 4:55 को ट्रेन में बैठ गया, 8 बजे में उतरा मोरिया स्टेशन पर। वहाँ से 2 किलोमीटर चल के कंपनी पे जाने का, 2 किलोमीटर चल के कंपनी में गए तो मैं करीबन 8:30 बजे पहुँच जाता था मेरी कंपनी में। जो लोग सरखेत से वहाँ आते थे वो 15 किलोमीटर दूर से आते थे, मैं 150 किलोमीटर दूर से आता था। 15 किलोमीटर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, मैं 4.5 घंटे का ट्रैवल करके आता था। उनसे पहले मैं कंपनी में पहुँचता था, वो लोग 8:45 बजे के आसपास आए। 5 बजे तक कंटिन्यूस काम करने का, जिसमें फ्लोर पर काम करने का, फील्ड वर्क। और ये करके मैं वहाँ पे जहाँ ये बताया मोरिया स्टेशन, वहाँ पे रिटर्न में ट्रेन नहीं रुकती थी। जाने वाली ट्रेन को लोकल ट्रेन बोलते थे, आने वाली ट्रेन को इंटरसिटी बोलते थे। तो वो वहाँ नहीं रुकती थी, वो वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे बावला करके सिटी है, बावड़ा, वहाँ पे रुकती है। तो वहाँ से अगेन ऑटो में जाने का 10 रुपया उसका, वहाँ से चल के रेलवे स्टेशन जाने का, और रेलवे स्टेशन 6 बजे ट्रेन आएगी जो 9 बजे मुझे घर पे पहुँचाएगी रेलवे स्टेशन पे। तो टोटल मेरा 16 to 17 आवर्स, 16 से 17 घंटा 5000 की जॉब के लिए। मगर अगर उस जॉब को मैं डेडिकेटेडली सीरियसली नहीं करता तो आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे नहीं बैठता। उस वक्त जो 5000 की सैलरी थी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे बोलते थे कि भाई ये लोग कंपनी तेरे नाम नहीं कर देने वाले, तू जिस हिसाब से काम कर रहा है, इतनी मजदूरी कर रहा है, इतनी सीरियसली। तो जैसे अभी के टाइम पे लोग प्रैंक करते हैं, आपकी हंसी मजाक उड़ाते थे, वो उस वक्त में भी था। कब की मैं बात कर रहा हूँ? आज से 14-15 साल पहले। पर उस वक्त जिसका 5000 सैलरी था, उनका नेक्स्ट सैलरी हुआ 7000। मुझे 6 महीने के बाद उसी कंपनी ने ऑफर दिया 14000। तो अगर आप आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज देते हो, आप बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, मतलब किसी का एक्सपेक्टेशन से उससे भी अच्छा काम कर लेते हो, तो वो करना सामने वाले का जिम्मेदारी हो जाता है, क्योंकि आपने अर्निंग को बाई प्रोडक्ट बनाया है और आपने लर्निंग पे फोकस किया है। जिस दिन इस पे कर दिया उस दिन आप कंटिन्यूसली सीखते ही जा रहे हो। और जो लोग वहाँ टाइम पास करते हैं, जिसको बोलते हैं कि कॉर्पोरेट लैंग्वेज में 2 पंच 1 लंच, मतलब सुबह आए पंच किया, लंच किया, शाम को पंच किया, घर गए। रोज आए गए, क्या है कहावत है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। एक दिन गया, 22 फरवरी खत्म होने आई, अभी 8-10 घंटे में 22 फरवरी खत्म हो जाएगी, कल 23 फरवरी, 24 फरवरी। आज 22 फरवरी मतलब कौन सा डे है? वर्ल्ड थिंकिंग डे, सोचने का। सोचने के लिए आपको कौन मना करता है? आपको पता है, एक बार एक एडवर्टाइजमेंट आई कि हमें एक इंसान चाहिए, इंसान का काम है सोचने का, और हम सैलरी देंगे महीने का 5 लाख रुपया।
तो वहाँ पे लाइन लग गई। फिर एक भाई आए, बोले ठीक है क्या क्या सोचने का बताओ, इंटरव्यू हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, सबने क्वेश्चन पूछे, सेट हुआ नहीं हुआ। एक भाई वहाँ इंटरव्यू दे गए, उसने पूछा कि आपने बोला है 5 लाख रुपए देंगे आप सोचने का, हमने जाना है कि आपका खुद का सैलरी 40,000 है, और आपका सैलरी 40,000 है तो हमें करना क्या है? बोले आपको मेरे लिए पूरे दिन सोचने का, वो आपका काम है, आपका नौकरी क्या है? मेरे लिए सोचने का, और वर्क फ्रॉम होम है, अपने घर से बैठ के करना है। बोले महीने का 5 लाख सैलरी? बोले हाँ। बोले आपका सैलरी 40,000 है, आप मुझे कैसे 5 लाख दोगे? बोले वो सोचो, तुम्हारा नौकरी चालू। कुछ जॉब ऐसी बहुत डिफिकल्ट होती है, उसको पहले तो ये सोचने का है कि ये 5 लाख मुझे देगा कैसे, वो सोच लिया तो अभी लाएगा कैसे, तो जॉब क्या हुआ। तो हमारे हेल्थ केयर में बहुत ही डिफाइंड, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने इतने अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन आपका डिफाइन किया हुआ है कि आपका क्या काम है, किसका क्या काम है। एक लेवल के ऊपर से प्रॉब्लम आती है तो आपको इमीडिएट सुपरवाइजर का कांटेक्ट करना है, उसके ऊपर मैनेजर का रोल है, तो पूरा हायरार्की अच्छे से मैनेज है। आज तक मुझे ऐसे बताओ, आप लोग इतने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो, आप या तो यहाँ पे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने लोग हैं वो हमारे 2007 जब से स्टार्ट हुआ तब से 18 साल से, आप किसी को पूछो कि 7 तारीख की कभी 8 तारीख नहीं हुई सैलरी में, तो आप सोचो कि 7 तारीख को कैसे सैलरी आई जाती होगी? कभी सोचा है? कभी हमारे घर पे वो जो आंटी आते हैं या जो दीदी आती है हेल्प करने के लिए, कभी बर्तन के लिए या कोई भी काम के लिए, हमें उसको हर पहली तारीख को देता है, कभी हम भूल जाते हैं, कभी दूसरी हो जाती है, कभी हम कहीं बाहर गए होते हैं शादी में, तो पहली से 5वीं तारीख हम नहीं है तो आगे 6ठी तारीख को देते हैं। एक को ही देना होता है, कितना देना होता है? 1000, 1500, 2000, 2500। या सोसाइटी का मेंटेनेंस देना होता है तो उसमें हम कभी भूल जाते हैं, या कभी हमारे खुद का फोन का रिचार्ज का वो बंद हो जाता है, वो 2 बार से जियो वाले हमारे रिमाइंडर देते हैं कि आपका 7 दिन में खत्म हो जाएगा, 6 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर भी भूल जाते हैं। आपने सोचा है कि कंटिन्यूअसली हमारा जिप्स 18 साल से हर 7 तारीख को पेमेंट दे देता है, तो दे ही देता है, तो उसके पीछे कंटिन्यूअसली मैन पावर है जो ये सारा ट्रैक रखता है। हमारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जिसका जितना सैलरी है उसमें नेक्स्ट फिर आता है कंसल्टेंट पेमेंट्स, उसमें वेरिएशंस हैं, फिर भी ये कैसे हो पाता है? तो अगर समझ लो हमें एक्यूरेसी का एग्जांपल लेना है तो हमारी अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेना है कि वो 7 तारीख को कर ही देते, तो उस हिसाब से मेरा टाइम 8 बजे का है तो मैं 8 बजे पंच क्यों ना करूं, मैं 9 बजे पंच क्यों ना करूं? अगर सोचो जैसे मैं कुछ भूल गया, वैसे कभी वो मेरी सैलरी भूल गए तो तब हमें पता चलेगा कि कितना गंभीर इश्यू है, क्योंकि उनके लिए तो कितने लोग हैं? 107, 108 लोग हैं। 107, 108 एम्प्लॉइज में बिना भूले 7 तारीख को सैलरी कर, हाँ ये हो सकता है कभी 200, 500 प्लस माइनस जो भी हमारा कुछ एरर्स है तो वो नेक्स्ट मंथ सेटल हुआ, या बट 7 तारीख को आ ही जाता है, वो नहीं बोलते। जब हमने वो एक्यूरेसी का एग्जाम्पल ले लिया हमारे में कि जैसे 7 तारीख को सैलरी आ ही जाता है और 7 तारीख को छुट्टी हो तो 6 को आता है। ये भी हुआ है कि कभी दिवाली या कोई बड़ी छुट्टी आती है तो 3 तारीख को आ गया, 2 तारीख को आ गया, आइडियली 31 तारीख तक तो हमारा महीना है, तो उसका तो उनको कैलकुलेशन करना है। वैसे ही फंड मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे अभी एक रिसेंट एग्जांपल है, हमारे एक डॉक्टर है इंडोर हॉस्पिटल में, उनके साथ कुछ डिजिटली फ्रॉड हुआ जिसमें उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ मेला चल रहा है, वहाँ पे उनके रिलेटिव्स के लिए एक टेंट बुक किया। तो टेंट बुक करने के लिए ऑनलाइन कुछ प्रोसेस थी, जिसमें एक जगह पे कुछ 25,000 का था, एक जगह पे 20,000, किसी ने बोला हम 15,000 में कर देंगे, इन्होंने 15,000 ट्रांसफर किया, पता चला वो फ्रॉड है। अभी इन्होंने कंप्लेन किया साइबर में, तो ये हुआ कि अकाउंट फ्रीज हो गया, उनका और उनका दोनों का फ्रीज हो जाता है उसमें, एक तो जिसने पैसा जिसमें दिया उस अकाउंट का और जिस अकाउंट से गया। अभी अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपके सारे ट्रांजैक्शंस रुक गए, क्योंकि अभी तो क्या है, हम उबेर में आए, ओला में आए तो सीधा 250 रुपया हुआ तो उसको हम गूगल पे से करते हैं। अभी अकाउंट फ्रीज हो गया तो सारे काम अटक गए, तो इरिटेशन आने लगता है। तो उन्होंने पहले जाके एप्लीकेशन दिया, बैंक को दिया, वहाँ पे जहाँ पुलिस स्टेशन जो फॉर्मेलिटीज करनी थी वो की। उसके बाद एक बैंक है, अभी हम बैंक का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, उस बैंक का वो इतना फ्रस्ट्रेट होके बोले ये बैंक का कॉल सेंटर इतना गंदा है कि क्या बताऊँ मैं परिमल भाई। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मैं कॉल कर रही हूँ, एक तो ऑप्शन ऐसे दिए, 1 नंबर दबाओ, 2 नंबर दबाओ, वो सब भी करते तो कोई फालतू का ऐसे कैसेट बजा रहता है, आधे घंटे 1 घंटे में इरिटेट हो गए, बट कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अभी सोचो अगर यही बैंक का सिर्फ कॉल उनका 2 रिंग में लग गया होता
किसी ने उठाया होता, उन्होंने बताया होगा कि नमस्ते, दिस इज बैंक, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। उन्होंने बताया कि मेरा ऐसा फ्रीज हो गया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि देर लग सकती है, इसमें आपको बहुत परेशानी भी हो रही होगी, बट मैडम इस प्रोसेस में हमारे यहाँ 20 दिन लगते हैं क्योंकि इसमें ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो वो ये फ़ोन के एक्सपीरियंस से उस बैंक के लिए नेगेटिव नहीं हो जाती। यस और नो? नींद आ रही है सबको? नो। यस? No. बैंक के लिए यस, नींद के लिए नो। ऐसा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको बोल रहा हूँ पॉजिटिव सोचना है, तो मुझे तो सोचना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो तो बराबर ही है। तो क्या होगा इस केस में कि एक फोन ने एक पर्सन के लिए 1 मिनट के कम समय में पूरी इमेज चेंज कर दी। वैसे हॉस्पिटल में होना तो बहुत स्वाभाविक है, स्पेशली हम तो कहाँ डील कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ में। तो जिनके घर में एक सदस्य को मानसिक स्वास्थ्य को लेके इतने बड़े सामना कर पड़ रहा है, वो उनको झेल रहे ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कभी हमारे पेशेंट्स वायलेंट हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, वो सेल्फ हार्म भी कर सकते हैं, हार्म टू अदर्स, दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में परिवारजनों को भी दुख होता है, उनको भी अपना तनाव बढ़ता है और परेशानियां बढ़ती है। ऐसे केस में हॉस्पिटल से सही से फोन ना उठाए, फोन करे तो बोले आप एक काम करो, हमारे दूसरे नंबर पर फोन करो। हमारा काम है पेशेंट्स कैसे एक ही कांटेक्ट पर्सन को कांटेक्ट करे और उनको सारा सॉल्यूशन मिल जाए, ये हमारा काम है। अगर इनको किसी से भी बात करनी है, हाँ अगर अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है ट्रांसफर करने की, तो आपको बोलना है कि सर अगर आपको इंतज़ार कर सकते हो तो क्या मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक अरेंज करवाऊँ, और हमें ट्राई करना है 10 मिनट बोला है तो 8 मिनट से पहले कॉल बैक अरेंज करवा देना है। जिस दिन हम इस लेवल की सर्विस देने लगे तो आधे उनका इरिटेशंस, फ्रस्ट्रेशंस तो वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ये डिसाइड कर लिया है एम्पैथी, हम एम्पैथी के लिए हैं। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है सिंपैथी और एम्पैथी में? 2 वर्ड आपने सुने होंगे, सिंपैथी, एम्पैथी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे समझो कि कोई आप रोड पे जा रहे हो, हमारे जैसे जिप साइकियाट्रिक क्लिनिक है, परिमल क्रॉस रोड पे आप नीचे खड़े हो और आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, बाइक राइडर है, बाइक चलाने वाला बंदा गिर गया और उनको खून निकल रहा है, और आप अपने कलीग के साथ खड़े हो, आपने बोला देखो बेचारा गिर गया, कितना खून निकल रहा है, उसको कितना लगा होगा, कितना उसको पेन होता होगा। जब आप ये देखते हो और आप ये बातें कर रहे हो तो ये क्या है? सिंपैथी। मतलब आपको दर्द हो रहा है फिर वो कहीं एक्शन नहीं हुए, ये सिंपैथी है। आप वहाँ दौड़ के गए, आपने नज़दीक में जहाँ पर भी फर्स्ट एड किट अवेलेबल है, या आपने देखा कि उसका क्या सिचुएशन है, अगर सिर्फ नॉर्मल सुपरफिशियल उनको लगा है तो आपने बैंडेज या ऐसा कुछ उनको हेल्प करने का कोशिश किया। बहुत ज़्यादा लगा है तो आपने यहाँ गुजरात में अच्छी फैसिलिटी है, 108 एम्बुलेंस डायल करके आपने उनको एम्बुलेंस को बुला दिया। अगर नॉर्मल सा गिरे तो आपने पूछा कि भाई साहब या दीदी जो भी है उनको बहुत ज़्यादा लगा नहीं है, पानी चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, आपने साइड में उनको या हमारे यहाँ ऊपर आके एसी चैम्बर में बिठाया, पूछा कि और कुछ आपको सहायता चाहिए। इस सब को क्या बोलेंगे? एम्पैथी। एम्पैथी मतलब एक्शन। आपकी एक्शन कैसी? जो सामने वाले की जो नीड है उसमें कहीं ना कहीं पूरी सहायता तो हो सकता है हम ना भी करें, हम खुद असमर्थ हो उनको सहाय करने के लिए, पर कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो एम्पैथी मतलब क्या? मैं यहाँ पे फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, ये काम तो सिक्योरिटी वाले भाई साहब का है या हमारे हाउसकीपिंग वाले बैंक का है कि कोई पेशेंट आए तो उनको हेल्प करे। अगर किसी ने समझ लो कि उनके हाथ से कुछ गिर गया जिससे थोड़ा गंदा हो गया, तो हमने इमीडिएटली जाके उनको इतना हेल्प कर दिया कि उनको दूसरी क्लीन जगह पे शिफ्ट कर दिया। अभी अगर हम ये सोचेंगे नहीं ये तो हाउसकीपिंग का काम है, भले सफाई हमारे सुरक्षा कर्मचारी या सफाई कर्मचारी जिनका भी जो काम है वो करे, पर एटलीस्ट उनको हमने सपोर्ट कर दिया, तो आपने एम्पैथी दिखाई। अभी आपके जेडी में जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको सब कुछ काम करना है, फिर भी अगर कभी हमारे अटेंडेंट भैया हैं उनको समय लग रहा है, समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कोई थोड़ा हैवी बॉडी वाला पेशेंट है तो वो नहीं चला पा रहा है व्हीलचेयर, तो हमने जाके उनको सपोर्ट कर दिया। तो जिस वक्त हमने ऐसा सोचा कि ये व्हीलचेयर चलाने से मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, तो इस कंपनी के सीईओ के पद पर भी मैं बैठा हूँ, तो मैं सही मायने में सही जगह पे नहीं बैठा हूँ, क्योंकि हेल्थ केयर फील्ड में भाई
यहाँ पे तो कभी ऐसा टाइम आया तो किसी का वॉमिट भी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि समझ लो कि हाउस कीपिंग स्टाफ कोई भी कारण से यहाँ पे इमीडिएटली पहुँचने के लिए समर्थ नहीं है। और मैं सोचूंगा कि यार मैं तो सीईओ हूँ, मैं कैसे करूँगा, तो मैं उस पद के लायक नहीं हूँ। क्योंकि मेरा सबसे पहला काम है कि पेशेंट्स को सबसे अच्छी से अच्छी सर्विस मिले। क्या मैं पेशेंट्स को ठीक कर सकता हूँ? नहीं, पर मैं पेशेंट्स का यहाँ का एक्सपीरियंस ठीक हो उसमें कहीं ना कहीं योगदान दे सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स है। अगर मुझे पता भी चल गया कि डॉक्टर्स हमेशा इस चीज़ के लिए ये दवाई देते हैं और हमेशा पेशेंट ठीक भी हो जाता है, तो क्या हम दे सकते हैं? हम सजेस्ट कर सकते हैं कभी भी कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए? डूज एंड डोंट, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये हमेशा हमें याद रखना है। क्योंकि हम कितने भी ज्ञानी हो जाए, हम हेल्थ केयर में हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे थोड़ा समझ में आ गया कि क्या ये डिजीज होता है, क्या ये एलिमेंट्स होते हैं, क्या उसका साइंस एंड सिम्टम्स होता है, क्या उसमें मेडिकेशन होता है, क्या उसमें साइकोथेरापी होता है, और मुझे 8-10 नाम आ गए उसका मतलब मैं उस पर ज्ञान देने लगूँ। तो हमारा काम सबसे पहला है पेशेंट्स का एक्सपीरियंस कैसे बेटर हो, और जिस वक्त हम पेशेंट्स का एक्सपीरियंस बेटर कर पाए, आप समझ लो वो बेटरमेंट से आप बहुत बड़ा बैटल जीत गए। बैटल मतलब क्या? युद्ध, बैटल फील्ड बोलते हैं, युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र, याद है आप सबको? उसमें अभी रिसेंटली कौन से महायोद्धा की एक फिल्म आई है? किसका? छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज। ये फिल्म तो आजकल आई, हम शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को तो कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। अभी 19 फरवरी 2 दिन पहले ही उनका शिवाजी जयंती गया। पता है आपको कि शिवाजी जब उनकी एज बहुत कम थी, मतलब करीबन 15 साल से भी कम, तब उन्होंने 60 से ज़्यादा युद्ध लड़े और उसमें से एक भी नहीं हारे। शिवाजी एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन थे जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। ज़्यादातर क्या होता है, जो इंसान शास्त्र पढ़ लेता है वो शस्त्र नहीं उठाता है और शस्त्र में ज़्यादा रुचि नहीं रखता है, और जो एक बार शस्त्र उठा लेता है उसको शास्त्र में रुचि आती नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आता है। शिवाजी महाराज जैसे कि महाराणा प्रताप शस्त्र चलाने में सबसे आगे थे और चाणक्य शास्त्र में सबसे आगे थे, अपनी नीति मतलब स्ट्रेटेजी। आप सोचो कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहा जाता था शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब उनको पहाड़ी चूहा कहा जाता था। वो पहाड़ में जहाँ पर भी गढ़ है, किला है, वहाँ कैसे चढ़ जाते थे, कैसे पहुँच जाते थे, ये दुश्मन को भी नहीं पता चलता था। जब उनका अटैक उन पे अटैक हो जाए, इतना युद्ध हो जाए, तब जाके वो सोच में रहता था कि ये पहुँचा कैसा। तब तक तो छत्रपति शिवाजी महाराज वो जीत चुके थे। तो हम सबको, ये हमारे जितने भी लीडर्स हैं, इस सबसे सीखना है कि हम कैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, और फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग बन के उसको मेंटेन करते हुए कैसे हमारा जो कार्य है, हमारा जो भी काम है, उसको ना कि सिर्फ जितना दिया गया है उतना, बट वो अपेक्षा से भी परे कैसे कर सकते हैं। जिस वक्त हमने ये सोच लिया कि मैं ये क्यों करूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, आप समझो कि आपने रोज एक चीज नई सीखी तो एक साल में आप 300 से ज्यादा नई चीज सीखते हो। और जिस दिन आपका ये इससे एक पावर पैक बनता है, पावर पैक मतलब एक आप में इतना स्किल होगा। स्किल मतलब क्या, आपको सिंपल समझना है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस। नॉलेज कैसे आएगा, आप मैक्सिमम पढ़ोगे या मैक्सिमम वीडियोस देखा। अभी आज डिजिटल ट्रेंड है, आपको वीडियोस देखना ज़्यादा अच्छा लगता है बुक पढ़ने से, तो आपने वीडियोस देखा, कहीं से भी प्रैक्टिकली सीखा, तो ये सब आपका लर्निंग हुआ, वो बोलते हैं नॉलेज। अभी एक्सपीरियंस, जैसे कि समझ लो मैं यूट्यूब में देखूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली या कोई भी अच्छे से अच्छा क्रिकेटर, रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल हो, वो कैसे बैट पकड़ता है, वो कैसे 6 हिट करता है, या हमारा जसप्रीत बुमराह वो कैसे बॉलिंग करता है, उसका कैसे फिंगर्स में, या कोई भी है, रविंद्र जाडेजा है या अश्विन है, या अच्छे से अच्छा बॉलर किस हिसाब से बॉल पकड़ता है, कैसे फेंकता है, मैं सिर्फ यूट्यूब में देखूंगा। मैंने कभी हाथ में बैट नहीं पकड़ा है, बॉल नहीं पकड़ा है। मैं 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे यूट्यूब देखूंगा, 1 साल देखूंगा, और मैं सीधा ग्राउंड में जाऊंगा, तो क्या मैं उनकी तरह बैटिंग कर पाऊंगा? क्या मैं उनकी तरह बॉलिंग करके विकेट ले पाऊंगा? नहीं।
तो एक्सपीरियंस और नॉलेज में क्या फर्क है? नॉलेज ले लिया, हाँ वो जरूरी है कि मैंने टिप्स देखे, मैंने वो एनालिसिस किया कि अगर स्पिनर है तो उनका जनरल पेस क्या होता है बॉल का, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर से लेकर 95 किलोमीटर पर आवर तक उनका स्पीड होता है बॉल का। और अगर फास्ट बॉलर है तो उनका 130 किलोमीटर पर आवर से लेके 155 160 तक का उनका स्पीड होता है। मैंने बैट्समैन का देखा कि जब फास्ट बॉल आता है तो ये लोग क्या करते हैं कि उसका बॉल तो 160 या 150 किलोमीटर पर आवर से आता ही है, ये लोग थोड़ा सा कट मारते तो भी वो स्पीड से 6 चला जाएगा। अगर स्पिन है तो ऐसा नहीं होगा, उनको पता है कि कौन से बॉल में, जैसे कोई बैड बॉल मतलब जो अच्छा नहीं कहा जाता है, ऐसी खराब बॉल का इंतजार करते हैं और उसमें फटाफट 6 लगाते हैं। अच्छी बॉल मतलब बॉलर कॉम्पिटेंट है, आउट करने वाली बॉल डालिए तो उसको प्लेड खेल देते हैं, उसमें 6 मांगे जाएगा, हो सकता है कैच हो जाए, ये स्टंप हो जाए। तो आपको नॉलेज मिला, एक्सपीरियंस कब मिलेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्या कहा जाता है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इंसान को परफेक्ट कौन बनाएगा? लगातार अभ्यास। तो अभ्यास कैसे होगा? अगर जिनका भी फोन का काम है वो कंटिन्यूअसली, जैसे किसी ने अभी तक 1000 कॉल उठा लिए, किसी ने अभी तक 10,000 कॉल अटेंड कर लिए, किसी ने 50,000 अटेंड कर लिए। आपको पता है हम हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में जाके क्या करते हैं, कहीं पर भी जाके बोलते हैं कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। पायलट को ऐसा नहीं होता है। पायलट का कैसा होता है पता है? उनका फ्लाइंग आवर्स, मतलब वो जमीन से कितने घंटे ऊपर रहे, वो उनका एक्सपीरियंस गिना जाता है। कोई पायलट ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक पायलट, 2 पायलट एक साथ ज्वाइन होते हैं, जैसे जया जी और प्रेक्षा जी। अभी जया जी ज्वाइन हुए 2025 में, प्रेक्षा जी भी ज्वाइन हुए 2025 में। जया जी ने ज्वाइन होकर 2 महीने के बाद तुरंत छुट्टी ले ली, या वो रोज के अहमदाबाद से सिर्फ चेन्नई एक फ्लाइट लेकर जाते हैं और चेन्नई से फिर अहमदाबाद आते हैं, तो 1.5 घंटे जाने का, 1.5 घंटे रोज का 3 घंटे का एक्सपीरियंस। रोज का 3 घंटे का अगर लगातार वो 30 दिन जाते हैं तो उनका कितना हुआ? 90 आवर्स का एक्सपीरियंस। प्रेक्षाएं कि रोज का उसका 5 घंटे का एक्सपीरियंस है। अभी दोनों का 1 महीना कंप्लीट हुआ, बट ज्यादा एक्सपीरियंस किसका कहलाएगा? प्रेक्षा का, क्योंकि उसका फ्लाइंग आवर्स एक्सपीरियंस ज्यादा है। जब आप फ्लाई करते रहते हो तो उसमें क्या क्या आता है, बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी वो वातावरण बराबर नहीं है, कंटिन्यूअसली एटीसी से कम्युनिकेट करना है, तो उस सबका उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वैसे ही हम जब ड्यूटी करने आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ से निकल जाते हैं धीरे से, तो वो क्या होगा, निकलने में तो माहिर बन जाएंगे, बट एक लेवल तक वो कभी बॉस नहीं बन पाएंगे। मैं जब एकदम जूनियर लेवल पे काम करता था तब मैं ये सोचता था कि कैसे मेरे बॉस का काम भी मैं करूँ। मैं उस वक्त ऐसा सोचता कि मेरा सैलरी 5,000 है, मेरे बॉस का सैलरी 40,000 है, वो बैठा रहेगा, मैं तो कम से कम काम करूँगा यार, मैं इतना काम, वो तो मेरे से भी कम करता है, तो मैं कभी बॉस नहीं बनता। जिन लोगों ने वैसा सोचा था उनका सैलरी आज भी 40,000 के आसपास है। जो मेरे साथ 5,000 में थे वो 15 साल के भी बाद आज 40,000 में काम कर रहे हैं, और मेरा 40,000 एक वीक का सैलरी आज से 5 साल पहले था। एक वीक का 40,000 एक वीक का सैलरी मतलब क्या हुआ? 1,60,000 पर मंथ आज से बहुत टाइम पहले। उसके लिए आप में एक एम्बिशन होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी एम्बिशियस। आप करियर ओरिएंटेड होने चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जहाँ पेशेंट सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, प्रॉब्लम है, मैं जाऊँगा, यस सर, यस मैम। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि मेरे से बात करने के बाद 2 मिनट में वो शांत हो गई ही होगी। धमका के नहीं कि उनको धमका दिया जाए कि वो बंद भैया मुझे बाहर काढ़ी दो, બીજી વાર આવશો તમારો કેસ લઈશ જ નહીં, બીજી વાર ફોન કરશો આવું જોર જોરથી બોલીશ તો તમારો બ્લોકમાં નાખી દઈશ। ये नहीं भाई, ये करने से तो कोई भी कर सकता है। हमारा काम है सुनते जाना। वो पेशेंट है, पेशेंट मतलब कस्टमर है बिजनेस के लिए। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर राजा है, ग्राहक है वो राजा है, और राजा कुछ भी कर सकता है। हमें तो बोलना है ठीक है आप सही हो, हमारी एक लिमिट है, ये पॉलिसी है, इस हिसाब से सर हम इतना कर सकते हैं, क्या आप इसके लिए अग्री हो? ऐसे करके उनको एडजस्ट करना है। मतलब हमारा पेशेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा पेशेंस चाहिए तो सिंपल क्या है, गुजरातीમાં શું કહેવાય, ધીરજના ફળ મીઠા। એટલે पेशेंस, सब्र रखो। सब्र रखोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा ऐसे केसेस में जब डील कर रहे हो। और हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग आज का, जिसमें हम लास्ट 4 मिनट में डिस्कस करेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी मतलब जो इंसान बिलिंग में है, जो एम्प्लॉय बिलिंग कर रहा है, वो ना कि सिर्फ बिलिंग का, अगर आज शाम का 10 लाख कलेक्शन है तो 10 लाख मैच हो गया, 10 लाख सारी डिटेल्स के साथ, एनालिसिस के साथ मैच हो गया, उसका रिकॉर्ड कम्युनिकेट कर दिया गया। और वैसे ही वीकली
वैसे ही मंथली और वैसे ही एन्युअली। अभी फरवरी खत्म होने आया, अभी आएगा मार्च। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन से महीने से कौन से महीने का होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम वही काम करेंगे मार्च के बाद अप्रैल में भी जो पहले किया। हम सबका एक गोल होना चाहिए कि अप्रैल महीने से 1 अप्रैल से मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे आए, क्योंकि फाइनेंस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। कोई ऐसा बोलता है जैसे किसी ने आपको 2000 रुपया दिया और 500 की 4 पत्ती आप देख के बोलते हो वाओ कितनी ब्यूटीफुल नोट्स हैं ये। कोई बोलता है जो नोट है 500 की वो बहुत अच्छी है, उसको देखते रहते हो। होता है नोट 500 की है, थोड़ी गंदी है, थोड़ी अच्छी नहीं है। वो अच्छी है कि नहीं हम नहीं देखते, क्योंकि वो 500 पूरा है। अगर 499 कोई देगा आपको समझ लो कोई 450 रुपीज दे रहा है, जो नई नोट है एकदम बैंक से निकाली हुई, एटीएम से अभी निकाल के आए, और 500 दे रहा है जो बहुत पुरानी नोट है। अब क्या लोगे? 500। क्यों? इट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। मनी इज नॉट अबाउट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द थिंग। वैसा वो चीज नहीं है कि उसको देख के आपको अच्छा लगे। हाँ, छोटे बच्चे हैं तो उसको नई नोट अच्छी लगती है कि भाई नई रखो, पर वो तो कब, जब आप उसको 10-10 की 5 नोट नई दो और 10-10 की पुरानी दो। बाकी बच्चे को भी बोलोगे कि तुझे 10-10 की 4 नई नोट दूं या पुरानी वाली 5 दूं, बोल कौन सी लेगा? तो बच्चा भी बोलेगा 5। तो हमारी बिलिंग में एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए? क्लियर? तो एक्यूरेसी हो गया। दूसरा हो गया रेगुलरिटी। जितने ड्यूटी में हम रेगुलर नहीं है उतना नंबर ऑफ आवर्स का एक्सपीरियंस हमारा कम है। तो बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं मैं 10 साल से यहाँ पे इंडस्ट्री में हूँ, उसको कुछ पता ही नहीं है। क्या मतलब? प्रैक्टिकल बात ही नहीं कर रहा है। क्या मतलब? उसके बाद पंक्चुअलिटी। जैसे मेरा टाइम 11 to 5 है, तो मैंने अपने आप को बोला हुआ है मेरा टाइम 10 बजे का है। तो 11 तो क्या मैं 10:05 को आऊंगा, उस दिन अपने आप को गिल्ट फील करूंगा कि आज मैं 5 मिनट लेट हूँ। तो कंपनी के लिए तो फिर भी मैं 55 मिनट जल्दी हूँ। तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं लेट हूँ। अगर मेरा रोज का ड्यूटी 6 घंटे का है तो उस हिसाब से मेरा एवरेज ड्यूटी कोई देखेगा तो वो 8.5 घंटे का होगा, क्योंकि मैं कभी रात को 11 बजे भी गया हूँ, 12 बजे भी गया हूँ और 2 बजे तक, मतलब दिन बदल गया। कुछ दिन होते हैं कि मेरा आउट कोई पंचिंग ही नहीं दिखाता है, क्योंकि अगर 22 तारीख है, आज मैं सुबह तो 9 बजे पंच कर दिया, शाम को मैंने पंच नहीं किया, मैंने रात को 2 बजे जब पंच किया जाते वक्त, तब तारीख 22 की 23 हो गई थी। समझ में आ रहा है? तो हमेशा या तो ये भी होता है कि मैं घर पे हो रहा हूँ, फिर भी मैं ये सोच लेता हूँ कि नहीं आज ये वीक में जो मुझे करना था मैं नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस वक्त क्या होता है कि आपके करियर को ग्राफ को ऊपर जाना ही पड़ता है। आपका करियर का ग्राफ ऊपर जाना मतलब करियर में आपका प्रमोशन होना, आपकी तरक्की होना, ये तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो हमने बात की एक्यूरेसी की, हमने बात की पंक्चुअलिटी की, हमने बात की रेगुलरिटी की, हमने बात किया हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी मतलब आगता स्वागता। हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल में हॉस्पिटैलिटी हमारा काम है, जो पेशेंट को केयर करना वो उनका काम है। तो उसमें हम कैसे उनको अच्छे से वेलकम करें, हमारा वेलकमिंग अप्रोच हो, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर पाए, ये हमारा काम है। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो सिंसियरिटी। हर बात में हम कैसे सिंसियर रहें। इस सब में बेसिक क्या चाहिए आपको? मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हिमानी जी, वो क्या क्या है? एक्यूरेसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, हॉस्पिटैलिटी, सिंसियरिटी। तो ये पांचों में सब में क्या चाहिए? इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब हमें सबको एक समझना पड़ेगा। आपका और मेरा सिर्फ यूनिफॉर्म सेम होगा तो नहीं चलेगा, आपका और मेरा एनर्जी सेम होना चाहिए। एनर्जी और सिनर्जी में क्या डिफरेंस है, ये लास्ट 2 मिनट में डिस्कस करके आज का हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। एनर्जी मतलब मेरा एनर्जी बहुत हाई है, इनका बहुत लो है। सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी मतलब सिनर्जी, सबका एनर्जी मिलेगा। हो सकता है मैं बोलने में बहुत अच्छा हो, बट हो सकता है ये टाइप करने में बहुत अच्छी हो सकता है आप फोन मैनेज करने में बहुत अच्छे हो सकता है ये बिलिंग जो हैंडल करना है उसमें बहुत अच्छा है, हो सकता है ये डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छी हो सकता है ये पेशेंट्स को समझने में, फेस रीडिंग में अच्छी हो कि इनको ये प्रॉब्लम है। जैसे किसी को देख के ही पता चल गया कि वो वेटिंग में बैठे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, फिर पता चले वो एसी के सामने बार बार देख रहे हैं, उसका मतलब हो सकता है उनको ठंड लग रही हो। तो सी इज़ वेरी गुड इन दैट कि उनको पता चल गया कि मैम आपको क्या टेम्परेचर बढ़ाना है
इफ आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो इन्होंने देखा और पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, पेशेंट के रिलेटिव्स ऐसे इंट्रोवर्ट है कि वो बताते नहीं कि भाई मुझे ठंडी लगती है। तो इन्होंने उनको समझा, तो वो हमेशा लाइफ टाइम याद रखेगी कि वहाँ वो एक मैडम थी जिन्होंने मुझे समझा। तो ये छोटे छोटे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इक्वालिटी मतलब हम सब लोग सेम हैं। अगर हम इतना काम परफेक्टली कर रहे हैं तो हर वीकेंड में हमारे पास सेलिब्रेशन होगा होगा और होगा। सेलिब्रेशन जब होगा तो आपको फैमिली वाली फीलिंग होगी होगी और होगी, और जब फैमिली वाली फीलिंग होगी तो ऑनरशिप होगी होगी और होगी। जब ऑनरशिप होगी तो कहीं कोई ऑडिट की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी मेमो देने की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी पेनल्टी पनिशमेंट की जरूरत ही नहीं है। ये सारे नेगेटिव टर्म साइड में रह जाएंगे, क्योंकि सारी टीम एक एम में सब लोग मिलकर क्या काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमें हमारे गोल अचीव करने हैं। और हमारे गोल क्या है? अच्छे से अच्छी सर्विस, अच्छे से अच्छी, कैसे भी करके डॉक्टर्स को कम से कम तकलीफ हो, पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, और हम सब लोग हमारा मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे पाए। क्लियर? कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी समझ में ना आया हो ऐसा? लगातार हम 1 घंटे जितना डिस्कशन किए, इसमें आपको कुछ समझ में ना आया ऐसा कुछ भी है? क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? मैं एट द एंड ऑफ एवरी ट्रेनिंग बताता हूँ कि अगर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है तो देयर आर 2 सिचुएशंस, आइदर यू अंडरस्टूड एवरीथिंग और यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं आशा रखता हूँ कि सब कुछ समझ में आया। इतना धीरे यस बोलोगे तो कैसे चलेगा? आया? ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आपने मुझे 1 घंटे के लिए सहा, सुना, समझा। थैंक यू।